हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीटेट पेडागोगी प्लस एसएसटी के 50 को एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज। तो आपने इसके पहले वाले वीडियो पे काफी अच्छा रिव्यू दिया था या आपको काफी पसंद आया था, तो इस वजह से हम फिर इसका खंड 2 लेकर के आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तो आपको क्या बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किस बातों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा तथ्यों और तिथियों को रटना। ऑप्शन नंबर बी हमारा समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा पाठ्यक्रम को जल्द से जल्द पूरा करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल परीक्षानुमुख तैयारी करना। तो आपको पता होगा कि एनसीएफ 2005 किसकी बात करता है। तो एनसीएफ 2005 बात करता है कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए और बच्चों के अंदर एक आलोचनात्मक समझ विकसित की जाए और रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए, यानी रीजनेबल क्वेश्चन होना चाहिए जिससे बच्चे तर्क कर सके। तर्क करने का मतलब है कि सही और गलत की चीजों को वो क्या कर सके, पहचान सके। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्रोतों का उपयोग करने का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा विद्यार्थियों को परीक्षा में अधिक अंक दिलाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा छात्रों को केवल ऐतिहासिक कल्पना जगाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा पाठ्य पुस्तक के भार को बढ़ाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर है विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने के अवसर देना। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विज्ञान के शिक्षण को अधिक जीवंत और अनुभवात्मक बनाती है, यानी कौन सी शिक्षण पद्धति है जो सामाजिक विज्ञान को कैसे बनाती है, अधिक जीवंत और अनुभवात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्षेत्र भ्रमण और केस स्टडी, यानी फील्ड ट्रिप और केस स्टडी। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल श्याम पट्टेकार। ऑप्शन नंबर डी है पाठ्य पुस्तक पठन। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप एंड केस स्टडी। ये क्या करता है, सामाजिक विज्ञान को और अधिक जीवंत और अनुभवात्मक बनाता है। यानी कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं अजंता की गुफाओं के बारे में, आप महाराष्ट्र गए और आपने अजंता की गुफाओं की चित्रकारी देखी, तो बताइए ज्यादा आपको जुड़ने का मौका किससे मिलेगा, जब आंखों से आप उन चीजों को देखते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीतिक जीवन नाम देने का प्रमुख कारण क्या है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यह एक नया शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यह औपनिवेशिक काल की आज्ञाकारिता से निकालकर वास्तविक राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी यह पाठ्यक्रम को कठिन बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें केवल संविधान के अनुच्छेद याद कराए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीतिक जीवन। तो देखिए नागरिक शास्त्र, इससे आपको पता होगा कि ये क्या नियमों और कानूनों की बात करता है कि नागरिकों के पास या नागरिकों के लिए कौन कौन से नियम कानून है। लेकिन इसके जगह पे राजनीतिक जीवन, इसके मतलब क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन नाम देने का प्रमुख कारण क्या है। तो ये कारण है हमारा यह औपनिवेशिक काल की आज्ञाकारिता से निकालकर वास्तविक राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर केंद्रित है। इसलिए कि हमारा जो कानून है वो आप देखिएगा कि बहुत सारे ब्रिटिश सिस्टम को हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। तो इसी औपनिवेशिक काल से निकल करके क्या करना है, हमें राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की समझ
विकसित करनी है या उसके समझ के केंद्र पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न समूहों और संस्कृतियों के चित्र एवं कथाओं को शामिल करने का क्या महत्व है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में अगर विभिन्न सामाजिक समूह मतलब अलग अलग सामाजिक समूह और संस्कृतियों के चित्रों और कथाओं को शामिल करने का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और विविधता के प्रति सम्मान पैदा करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा पन्नों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा छात्रों का ध्यान भटकाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर अलग अलग सामाजिक समूह और संस्कृतियों के चित्रों और कथाओं को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना और विविधता के प्रति सम्मान पैदा करना। कुछ लोग ये मानते हैं कि विविधता हमारे देश की कमजोरी है, लेकिन देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि विविधता हमारी मजबूती है। हम भारत के लोग भले अलग अलग भाषा, रहन सहन, संस्कृति, खान पान को फॉलो करते हैं, लेकिन भारत के नाम पे हम क्या है? अटूट है, एक है। ठीक है, तो विविधता हमारी क्या है? मजबूती है। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा में पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता को कैसे संबोधित करेंगे? यानी कि प्री जुडिसेज और स्टेरियोटाइप्स को संबोधित कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा उन्हें नजरअंदाज करके। ऑप्शन नंबर बी है छात्र को उन पर खुली चर्चा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का अवसर देकर। ऑप्शन नंबर सी है केवल पाठ्य पुस्तक पढ़कर चुप रहने को कहकर। ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछकर। तो देखिए पूर्वाग्रह यानी पहले से आप कोई कहानी सुने हैं कोई कि मतलब ऐसे होता है तो ये ऐसे हो जाता है, या फिर रूढ़िवादी का कि ये गलत होता है, ये सही होता है, या सही नहीं है, ये गलत है। तो इन सारी चीजों से आप कैसे निकल सकेंगे? पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता से निकलने का, तो छात्रों को जब हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके रीजन तलाश करेंगे, क्या यह रीजन के अकॉर्डिंग सही है, गलत है, नहीं है, तो जब हम उस पर चर्चा करेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का अवसर देकर के, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का अवसर देकर के, जिसमें महिला पुरुष समान है, सभी काम महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, ठीक है, इन सारी चीजों का जब चर्चा करेंगे तो इससे क्या कर सकते हैं? पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता से बच सकते हैं या उन्हें तोड़ सकते हैं और एक नवीन समाज की स्थापना हम कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रोजेक्ट विधि सामाजिक विज्ञान में किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रोजेक्ट विधि ऑप्शन नंबर ए हमारा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सुनकर याद करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा निष्क्रिय श्रवण। ऑप्शन नंबर डी हमारा शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि का मतलब क्या है? हम कोई चीज प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी एक टॉपिक्स पे और उसके ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, या ऑल अबाउट को हम लोग क्या करते हैं? प्ले करते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि में सामाजिक विज्ञान मुख्य किस सिद्धांत पे है? तो ये सिद्धांत है हमारा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने के सिद्धांत पे ये आधारित है। सुनकर याद करना गलत है, निष्क्रिय श्रवण गलत है, शिक्षा केंद्रित अलग है। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि क्या है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पे आधारित है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। भूगोल शिक्षण में मानचित्र का उपयोग करते समय शिक्षक को सबसे अधिक किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा मानचित्र केवल रंगीन होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा छात्र मानचित्र के संकेतों, पैमानों और दिशाओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग समझ सके। ऑप्शन नंबर सी हमारा छात्र केवल मानचित्र की नकल कर सके।
ऑप्शन नंबर डी हमारा मानचित्र बहुत बड़े होने चाहिए। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है भूगोल शिक्षण में मानचित्र यानी मैप का उपयोग करते समय शिक्षक को सबसे अधिक किस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे ज्यादा किस पे आप ध्यान देंगे, मानचित्र केवल रंगीन होने चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है छात्र मानचित्र के संकेतों पैमानों और दिशाओं को समझ सके, ये हमारा सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तथा व्यवहारिक अनुप्रयोग को समझ सके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दो क्वेश्चन है तो इसमें दो ऑप्शन में कह रहा है छात्र केवल मानचित्र की नकल कर सके, गलत है। ऑप्शन नंबर डी है मानचित्र बहुत बड़े होने चाहिए। तो देखिए मानचित्र में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, संकेत, पैमाना, दिशा और व्यवहारिक अनुप्रयोग या व्यवहारिक समझ। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। योगात्मक मूल्यांकन सुमेटिव असेसमेंट की तुलना रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य लाभ क्या है। तो इसमें आपको बताना है कि योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने का क्या मुख्य लाभ है। तो चलिए आइए ऑप्शन के तरफ। ऑप्शन नंबर ए हमारा यह सत्र के अंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर फीडबैक और सुधार में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी यह छात्रों पर दबाव बनाता है। ऑप्शन नंबर डी यह केवल ग्रेड तय करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर फीडबैक और सुधार में मदद करता है। यानी योगात्मक मूल्यांकन की तुलना में रचनात्मक मूल्यांकन, तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या करता है, तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर फीडबैक और सुधार में मदद करता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का उपागम उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विषय विभाजित उपागम। ऑप्शन नंबर बी हमारा अंतः विषयक उपागम। ऑप्शन नंबर सी हमारा कठोर अनुशासिक उपागम। ऑप्शन नंबर डी हमारा रटने पर आधारित उपागम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ये माना जाता है अंतः विषयक उपागम यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब अंतः विषयक उपागम का कहने का मतलब क्या है, यानी एक विषय को दूसरे विषय से रिलेट करके पढ़े, जोड़ करके पढ़े। यानी ज्योग्राफी को हिस्ट्री से कनेक्ट करे, हिस्ट्री को पॉलिटी से, पॉलिटी को इकोनॉमिक से, ऐसे मतलब इस सब्जेक्ट को सेकंड सब्जेक्ट के साथ हम क्या करें, कनेक्ट करके पढ़े। यानी अंतर विषयक उपागम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, सामाजिक विज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर पे पढ़ने चाहिए। जैसे आप बीपीएससी में क्वेश्चन देखिएगा या किसी भी एग्जाम में, तो एग्रीकल्चर आपके इकोनॉमिक्स का भी सेक्शन है और एग्रीकल्चर आपके ज्योग्राफी का भी सेक्शन है, ठीक है, और एग्रीकल्चर आपके साइंस का भी सेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, कहीं एक जगह बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में आप उसको नहीं पढ़ेंगे या पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर अंतर विषयक उपागम को फॉलो करना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इतिहास शिक्षण में सहानुभूति विकसित करने का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवल प्राचीन राजाओं की प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी भूतकाल के लोगों की परिस्थितियों और दृष्टिकोण को उनके परिवेश में समझ पाना। ऑप्शन नंबर सी आधुनिक दृष्टिकोण को पुराने समय पर जबरन थोपना। ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक लड़ाइयों को याद रखना। तो इतिहास शिक्षण में सहानुभूति इंपैथी अगर विकसित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसमें करना होगा कि भूतकाल के लोगों की परिस्थिति और दृष्टिकोण को उनके परिवेश में समझ पाना। यानी कि प्राचीन समय के जो लोग थे, जो उनके सिचुएशन परिस्थितियां थी, जो उनका दृष्टिकोण था, ठीक है, पॉइंट ऑफ थॉट्स, उनको समझ पाना क्या है, ये हमारे लिए एम्पैथी, समानुभूति।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक प्रभावी सामाजिक विज्ञान की कक्षा वह है जहां ऑप्शन नंबर ए है आपका पूर्ण शांति हो और छात्र केवल शिक्षक को सुने। ऑप्शन नंबर बी, छात्र सक्रिय रूप से चर्चा, तर्क वितर्क और अन्वेषण में भाग लें। अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है केवल गृह कार्य पूरा करने पर जोर हो। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक नोट्स लिखवाए और छात्र रटे। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक पूर्ण शांति और छात्र केवल शिक्षक को सुने। तो ये क्या हो गया, जब छात्र शिक्षक को केवल सुनेगा तो इसकी क्रिएटिविटी जीरो होगी, यानी कि ये हो गई आपकी शिक्षक केंद्रित कक्षा, जो कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा छात्र सक्रिय रूप से चर्चा, तर्क वितर्क और अन्वेषण में भाग ले, ये हमारा राइट आंसर है। क्यों? लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस को ज्यादा मान्यता दी गई है। अगर बच्चा अपना समझ विकसित करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा, तर्क वितर्क करना पड़ेगा और अन्वेषण करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाई एंड हाउ के तरफ जाना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए पीछे के दो ऑप्शन को देखते हैं। केवल गृह कार्य पूरा करने पर जोर देना गलत है, केवल वर्ड है। तो शिक्षक नोट्स लिखवाए और छात्र रटे, ये भी गलत है। एनसीएफ 2005 में क्या क्या है, रटन प्रणाली को क्या करना है, खत्म करना है और तार्किक प्रणाली को लागू करना है, बस्ते का बोझ कम करना है और छोटे छोटे विषय वस्तु बनाना है, लेकिन ऐसे विषय वस्तु बनाना है कि जिससे बच्चों में तर्क आधारित शिक्षा का विकास हो सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सामाजिक विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन डबल सी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा छात्रों को फेल या पास करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा अधिगम अंतराल, लर्निंग गैप्स की पहचान कर सुधारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराना। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम अंतराल, लर्निंग गैप्स की पहचान कर सुधारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग देना। सामाजिक विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का समर्थन करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा पाठ्य पुस्तकों में रूढ़िवादी छवियों पर सवाल उठाना और समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल एक लिंग विशेष के उदाहरण देना। तो देखिए, कक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता यानी जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को करना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकों में रूढ़िवादी छवियों यानी स्टेरियोटाइप्स पे सवाल उठाना चाहिए और बच्चों को समान अवसर देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, लैंगिक संवेदनशीलता यानी जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे अच्छे तरीके से बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा भारत की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा औपनिवेशिक काल में आदिवासियों की आजीविका पर जंगलों के नियंत्रण का क्या प्रभाव पड़ा, अपने शब्दों में तर्क दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा संविधान कब लागू हुआ था। तो चलिए बताइए, भारत की राजधानी कहाँ है। अगर किसी बच्चा को याद होगा तो सीधे बता देगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये क्या है, मेमोराइज है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कहीं से कोई किसी टाइप्स का रीजन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। चलिए अब दूसरा है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत काट देते हैं हम। भारत की राजधानी क्या है, इससे क्या है, कोई मतलब रीजनेबल ही नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था, तो आपको पता होगा कि अशोक ने कलिंग युद्ध 261 यानी 261 बीसी में लड़ा था। तो यह भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि इससे कोई रीजन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, आपको पता है, कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध लड़ा गया था मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच। इसी में एक कलिंग महाराज की बेटी आती है पद्मा, जिसके बाद अशोक क्या करता है, अपने अपने शस्त्र को त्याग देता है और बोलता है कि मैं कभी महिलाओं पे हथियार नहीं उठा सकता हूं। तो उसके बाद से ये युद्ध टल जाता है और यहीं से क्या करता है अशोक, भेड़ी घोष के जगह पे क्या करता है, धम्म घोष का पालन करता है और बुद्ध शरण गच्छामि, बुद्ध शरण गच्छामि, और ये बुद्ध धर्म में क्या हो जाता है, दीक्षित हो जाता है उपगुप्त के कहने पे। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। औपनिवेशिक काल में आदिवासियों की आजीविका पर जंगलों के नियंत्रण का क्या प्रभाव पड़ा, अपने शब्दों में तर्क दीजिए। यहां देखिए तर्क की बात की जा रही है, यानी कि आप जो सोच सकेंगे उसका जवाब देंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। तो ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा, एक तरीके से ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आलोचनात्मक चिंतन, देखिए आलोचनात्मक चिंतन को कौन बढ़ावा दे रहा है, औपनिवेशिक काल में आदिवासियों की आजीविका पर जंगलों के नियंत्रण का क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या इंपैक्ट्स पड़े, उसको आपको बताना है। तो ये रीजनेबल क्वेश्चन है, यहां आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, यहां आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हिस्ट्री, कंटेंट एंड अप्लाइड लेवल के होंगे। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में 40+20 का जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर्ड किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाए प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पाषाण काल से संबंधित महापाषाण मेगालिथ्स का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए पाषाण काल, इसके मतलब क्या है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्टोन एज, यानी कि पत्थर के काल से संबंधित महापाषाण मेगालिथ का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा घर बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा कब्रों को दफनाने की जगह को चिन्हित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हथियार बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सिंचाई के लिए। तो बताइए मेगालिथ को किसके लिए माना जाएगा, घर बनाने के लिए माना जाएगा, कब्रों या दफनाने की जगह को चिन्हित करने के लिए माना जाएगा, किसके लिए माना जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको और इसको डिस्क्राइब भी करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कब्रों या दफनाने की जगह को चिन्हित करने के लिए मेगालिथ पीरियड को यानी महापाषाण काल को माना जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। असर्शन रीजन टाइप का बेस्ट, असर्शन रीजन सॉरी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा, यह सबसे पुराना वेद है जिसका रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें विश्वामित्र और नदियों के बीच संवाद रूप में सुप्त है। अब चलिए अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है और नहीं है, तो आपको बताना है। तो देखिए ऋग्वेद
4 वेद है कुल, आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है, ठीक है, ठीक है, इसे अपवित्र वेद भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सही है कि इसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व में हुई थी, तो ये सबसे पुराना वेद है, ये ध्यान रखना है। वेदों की संख्या कुल 4 है और इसके उद्गाता यानी वेदों के जो प्रोनाउंसिएट करते थे या बोलते थे उनको कहा जाता था क्या, मतलब इसको उद्धरण करने वाला था, इसको होत्रा और होत्री। इसमें विश्वामित्र और नदियों के बीच संवाद रूप में सूक्त है। ये भी ऑप्शन हमारा क्या सही है, सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपको क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अशोक के धम्म में निम्नलिखित में किस बात पर जोर नहीं दिया गया था, यानी कि अशोक ने जो धम्म अपनाया, बुद्ध शरण गच्छामि, तो इसका जो धम्म था अशोक का, इसमें किन बातों पर जोर नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका बड़ों का आदर, ऑप्शन नंबर बी है दासों और नौकरों के प्रति दयालु व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और बलि प्रथाओं का अनिवार्य पालन, ऑप्शन नंबर डी है आपका सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। तो चलिए बताइए। तो देखिए अशोक के धम्म में क्या कहा गया कि अब किसी भी, इसने जानवरों के लिए भी अस्पताल बनाया, ठीक है, और इसीलिए इसने कहा कि जानवरों की बलि पे रोक लग जाएगी। तो बलि प्रथाओं का अनिवार्य पालन करना मना था, तो किस पे जोर नहीं दिया गया था, बलि प्रथाओं का अनिवार्य पालन पे जोर नहीं दिया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। चोल साम्राज्य के संदर्भ में वेल्लाल किसे कहा जाता था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिएगा साउथ इंडिया से एक क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में फिक्स है, कभी कभी 3-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में आदिवासी समूह आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको चोल साम्राज्य यानी साउथ इंडिया को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहां से आपको 4-5-6 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं और आप आसानी से सही कर सकते हैं। सिर्फ 6 to 8 के एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो इन सभी प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बड़े भूस्वामी या किसान, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेनापति, ऑप्शन नंबर सी हमारा मंदिर के पुजारी, ऑप्शन नंबर डी हमारा शाही परिवार के सदस्य। तो चोल साम्राज्य के संदर्भ में बेल्लाल किसे कहा जाता था, तो देखिए चोल साम्राज्य में बेल्लाल किसको कहा जाता था, तो बड़े भूस्वामी या किसान, ठीक है, इनको कहा जाता था क्या, बेल्लाल। बड़े भूस्वामी या किसान को क्या कहा जाता था, बेल्लाल कहा जाता था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मध्यकालीन भारत में इक्ता प्रणाली से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए एक प्रकार का धार्मिक कर, ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व का भूभाग जिसे सैन्य अधिकारी को वेतन के रूप में आवंटित किया जाता था, ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक प्रणाली, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, कृषकों द्वारा दिया जाने वाला श्रमदान। तो बताइए इस क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है, मध्यकालीन भारत में इक्ता क्या था, चलिए बताइए। तो देखिए इक्ता प्रणाली को शुरुआत किसने किया, तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था इल्तुतमिश, नोट कर सकते हैं आप। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया, तो इसको किया दिल्ली का सुल्तान था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश ने किया। इक्ता का मतलब है कि इससे नगद वेतन के बदले अधिकारियों को, यानी कि जैसे सैनिक जो है उसको अगर नगद पैसा नहीं दिया जाता है तो उसको एक भूभाग दिया जाएगा, जहां से जो भी राजस्व मिलेगा वो क्या किसका हो जाएगा, वो सैनिकों का हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। इक्ता का मतलब क्या होगा, इक्ता प्रणाली भू राजस्व का भूभाग जिसे सैन्य अधिकारियों को वेतन के रूप में आवंटित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सूफी संत चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र भारत में कहां स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अजमेर,
ऑप्शन नंबर बी सरहिंद, ऑप्शन नंबर सी मदुरई, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है श्रीरंगम। तो बताइए चिश्ती सूफी संत चिश्ती सिलसिला, क्या चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र भारत में कहां स्थित है? तो देखिए सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो आप क्या बोलेंगे? इनका नाम था ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती और इनको कहा जाता था क्या गरीब नवाज। क्या कहा जाता था? गरीब नवाज। ऐसी चिश्ती सिलसिला के एक प्रमुख संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिन्होंने क्या बनाया आगे जाकर के आपको याद होगा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या बना था? कुतुब मीनार। क्या बना था? कुतुब मीनार। तो सूफी संत चिश्ती सिलसिला तो आप समझ गए, इसके संस्थापक कौन थे। और आज भी लोग देखिएगा कहां जाते हैं? अजमेर जाते हैं। ठीक है, कहां जाते हैं? अजमेर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी हमारा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी हमारा वेरिंग हेस्टिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी, तो ये इसका मतलब गोद निषेध प्रथा यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बैकपथ का सिद्धांत, तो ये 1857 से पहले था, यानी इसका पीरियड टेन्योर 1857 से पहले था। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग, ये ऑप्शन सही है। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और इसी ने कहा था कि 1857 के विद्रोह में अगर सिंधिया और मराठों के कुछ सरदार, अगर इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर बांध के कहां जाना पड़ता? ब्रिटेन जाना पड़ता। तो सिंधिया की गद्दारी कितनी प्रमुख कारण थी कि 1857 से लेकर 1947 तक फिर भारत पे अंग्रेजों का जुल्म होता रहा। आप इससे पता लगा सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग का कथन था कि अगर सिंधिया और कुछ सरदारों ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हमें बोरिया बिस्तर बांध के कहां जाना पड़ता? ब्रिटेन जाना पड़ता। ठीक है, चलिए लॉर्ड कर्जन का तो आप जानते हैं 1905 के आसपास बंगाल विभाजन। वेरिंग हेस्टिंग जानते हैं 1772। तो 1857 के विद्रोह के समय प्रमुख गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग का। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औपनिवेशिक काल में अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटल किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल, ऑप्शन नंबर बी हमारा विलियम बेंटिंक मद्रास, ऑप्शन नंबर सी हमारा लॉर्ड डलहौजी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हमारा रिपन बॉम्बे। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि अस्थायी बंदोबस्त कहां लगा था? तो अस्थायी बंदोबस्त लगा था उत्तर भारत के, खास करके पूर्वी हिस्से में, बंगाल बिहार इन सारे क्षेत्रों में। तो अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटल 1793 में किसके समय में आया था? तो यह आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी के माध्यम से मुख्य रूप से क्या दर्शाया? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा मुगलों का इतिहास, ऑप्शन नंबर बी हमारा अमेरिकी दासों और भारत की निचली जातियों के पीड़ा के बीच की समानता, ऑप्शन नंबर सी हमारा अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्राचीन ग्रंथों की प्रशंसा। तो देखिए ज्योतिराव फुले क्या थे? ये एक महान समाज सुधारक पैदा हुए महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक क्या लिखी? गुलामगिरी लिखी। और ये क्या थे? हमेशा समाज में समानता और एकता की बात करते थे। क्यों? क्योंकि ये इस देश की निचली जाति से आते थे, यानी SC ST कैटेगरी से ये आते थे। तो इनका मानना था कि जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सभी मानव क्या है? समान है। ऑल ह्यूमन आर
इक्वल। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक गुलामगिरी के अंदर इन्होंने अमेरिकी दासों और भारत की निचली जातियों के पीड़ा के बीच की समानता को, इक्वलिटी को इन्होंने क्या किया, दर्शाया या अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किस क्रांतिकारी नेता ने प्रमुख रूप से किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी हमारा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सरदार पटेल। तो बताइए आईएनए का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया और कब किया था? कब किया था ये आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए, अगर सही से देखिएगा तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की थी। किसने? 1942 में मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। लेकिन यह काफी, ये मतलब ज्यादा इसका एक्सपेंशन नहीं हो पाया। यहां पूछ रहा है कि प्रमुख रूप से किया गया था, तो प्रमुख रूप से देखिएगा तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यानी नेताजी के द्वारा की गई थी। कब? नेताजी इसके कमांडर बने थे कब? 25 अगस्त 1943 को। ठीक है ना। और आजाद हिंद का इन्होंने क्या किया, नेतृत्व संभाला, और इन्हीं की वजह से आजाद हिंद फौज का इतिहास में काफी ऊपर स्थान है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रमुख रूप से पूछ रहा है। अगर पूछता कि आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया, यहां पुनर्गठन पूछ रहा है, तो पुनर्गठन में कौन आ जाएंगे आपके? सुभाष चंद्र बोस। अगर स्थापना पूछता तो आपको याद रखना है कैप्टन मोहन सिंह। क्या याद रखना था? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 के अंदर की गई थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 1905 में बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रशासनिक सुविधा देना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बंगाली राष्ट्रवाद की ताकत को कमजोर करना और फूट डालो और राज की नीति अपनाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा शिक्षा का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा आर्थिक विकास करना। तो चलिए बताइए, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था। मान लीजिए यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं, आप ये मान लीजिए बंगाल है, तो इसको दो पार्ट में बांटा गया, यानी कि ये पश्चिमी बंगाल और इसको बनाया गया पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में रहने वाले लोग बहुसंख्यक कौन थे? मुस्लिम थे। और इधर सॉरी, पूर्वी पूर्वी बंगाल में रहने वाले लोग कौन थे? ये पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक थे और पश्चिमी बंगाल की तरफ हिंदू बहुसंख्यक आबादी थी। तो इन लोगों में बहुत प्यार था। आप देखिएगा कि जितने भारत के क्रांतिकारी या बड़े बड़े टॉप लीडर आएंगे वो सभी कहां से होंगे? पश्चिमी बंगाल से होंगे, यानी बंगाल से होंगे। जो अभी आज देखिएगा कि बांग्लादेश का आधा पार्ट मान लीजिए कि इस बंगाल के अंदर ही शामिल था, दिनाजपुर तक। तो इसको ब्रिटिश क्या मानते थे? अपने लिए खतरा मानते थे। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, बोला कि हम प्रशासनिक सुविधा के कारण इसका बंटवारा करना चाहते हैं। किसका? प्रशासनिक सुविधा का वजह बताया उसने, लेकिन उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि बंगाल राष्ट्रवाद की ताकत को कमजोर करना और फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना। क्यों? क्योंकि इधर आ जाएंगे आपके मुस्लिम, इधर आ जाएंगे आपके हिंदू, तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, हमारा काम चलेगा। तो देश में राष्ट्रीयता की भावना जब कमजोर होगी तो शासक वर्ग सत्ता की मलाई हमेशा खाते रहेगा। तो आपको याद रखना है और ध्यान रखना है, एक बार अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम करके सत्ता को बचाया और बहुत लंबे समय तक हम पे राज किया। तो कभी भी हमें कहा इस परपंच में नहीं पढ़ना है, एचएम में नहीं पढ़ना है, यानी हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। ठीक है, जब भी हम लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा राष्ट्रवाद क्या होता है? कमजोर होता है और शासक वर्ग मलाई खाता है और जनता त्रस्त रहती है। तो इसीलिए ये अंग्रेजों की चाल थी। आज भी आप राजनीति में कहीं कहीं देख ही सकते हैं, होता ही है कभी कभी। तो इससे हमें क्या करना है? बचना है, ये हमारे लिए खतरनाक है। तो इनका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी था
बंगाल राष्ट्रवाद की ताकत को कमजोर करना और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दांडी मार्च 1930 का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, ऑप्शन नंबर बी हमारा लगान माफी की मांग, ऑप्शन नंबर सी हमारा पूर्ण स्वराज की घोषणा, ऑप्शन नंबर डी हमारा खिलाफत का समर्थन। तो बताइए, दांडी मार्च, ठीक है, 1930 का मुख्य संबंध क्या था? तो इसका मुख्य संबंध था कि नमक आंदोलन तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की जाएगी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अब यहाँ ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने रखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के ताप कटिबंधों हीट जोन के संदर्भ में उष्ण कटिबंध टॉरिड जोन की क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यह वर्ष भर अत्यधिक ठंड देती है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ सूरज की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर में ठीक सर के ऊपर लंबवत चमकती है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ क्षेत्र बहुत कम धूप प्राप्त करता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा यह ध्रुवों के पास होती है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? हीट जोन कितना होता है? तो देखिए 3 हीट जोन होता है। कितना होता है? 3 तरीके का कटिबंध होता है। ठीक है, तो ये हीट जोन कौन कौन सा होता है? तो पहले इसको कहा जाता है किसको, मतलब जैसे अगर चलिए हमें यहां बना के बताते हैं। ओ सॉरी, ये हमारी पृथ्वी हो गई और यहां से देखिए ये हमारा है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब यहां देखिए 23.5 डिग्री साउथ ये हो गया मकर रेखा और 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या हो गया कर्क रेखा। तो देखिए ये है इक्वेटर, ये वाला पार्ट इक्वेटर है, तो यानी यहाँ सूर्य सालों भर क्या होता है, सीधे सीधे पड़ता है, तो खूब गर्मी पड़ती है यहाँ पर। इसी जोन को हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन यानी उष्ण कटिबंध। और यहाँ से 66.5 डिग्री और यहाँ से 66.5 डिग्री ये वाला पार्ट देखिएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध, और ऊपर वाला जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध। तो चलिए देखिए ये वाला जो हमारा है उष्ण कटिबंध, तो सूर्य इस पे क्या करता है, एकदम सीधे चमकता है। क्या होता है? सीधे चमकता है। तो ये जो हमारा है यहाँ वर्ष भर अत्यधिक ठंड रहती है, तो ऑप्शन गलत है। यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर में ठीक सर के ऊपर लंबवत चमकती है, एकदम सही है। ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। यहाँ क्षेत्र बहुत कम धूप प्राप्त करता है, तो यह क्षेत्र बहुत ज्यादा धूप प्राप्त करता है, कम नहीं। यह ध्रुवों के पास स्थित है, तो बताइए ये ध्रुव के पास स्थित है? नहीं, गलत है। यह भूमध्य रेखा के पास यानी इक्वेटर के पास स्थित है। ध्रुव के पास जो स्थित होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे शीत कटिबंध यानी फ्रिगेट जोन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी रेखा देशांतर प्रधान मध्याह्न प्राइम मेरिडियन कहलाती है? तो चलिए बताइए कौन सी देशांतर रेखा, मतलब आपको बताना है कि कौन सा देशांतर रेखा है जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, 0 डिग्री। ये तो अक्षांश हो गया, लेकिन इसको ऐसे लंबा काटेंगे तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री जो देशांतर होगा, इसको कहा जाएगा क्या, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चट्टानों के प्रकार और उनके उदाहरण के संबंध में कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आग्नेय चट्टान संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर सैंडस्टोन,
ऑप्शन नंबर सी हमारा क्यांत्रिक चट्टान ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बेसाल्ट यानी कि अवसादी चट्टान। तो चलिए बताइए, आग्नेय चट्टान संगमरमर, ये सीधे गलत है, इग्नियस रॉक्स ही नहीं होगा। उसके बाद अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है राइट आंसर। बलुआ पत्थर क्या होता है? अवसादी चट्टान होता है। तो ग्रेनाइट तीसरा ऑप्शन आपका कायांतरिक चट्टान ग्रेनाइट नहीं, ग्रेनाइट का कायांतरण होकर के बदलता है नीस में, तो यह भी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। और बेसाल्ट अवसादी चट्टान है, एकदम गलत है, ये है आपका आग्नेय चट्टान। क्या है? इग्नियस रॉक्स है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। आपको पता होगा कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टान, यानी इग्नियस रॉक्स और उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। दुनिया बनने के बाद जो पहला चट्टान बना या प्राइमरी जो चट्टान है, प्राइमरी रॉक्स, उसको इग्नियस रॉक्स, और सबसे लास्ट वाला जो रॉक्स है आपका, इसको बोला जाता है कायांतरिक चट्टान। ठीक है ना, या रूपांतरित चट्टान, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, वायुमंडल, रुकिए, वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटना है जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि घटित होती? तो चलिए बताइए कि वायुमंडल की किस परत में। तो सबसे पहले आपको पता है कि वायुमंडल की पहला जो मंडल होता है, इसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की कितनी परतें होती है? तो मुख्य 5 परत होती है। पहला होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है ताप मंडल या आयन मंडल, उसके बाद होता है क्या? बरही मंडल। तो टोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। अच्छा बना देते हैं, चलिए इसको बना के हम समझाते हैं आपको, ठीक है? चलो फिर ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये वायुमंडल। तो एक सीरीज काट दिए, ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल, फिर आप इसको बांट लीजिए समताप मंडल, फिर हो गया हमारा मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद हमारा ताप मंडल, और ताप मंडल के बाद बरही मंडल। तो देखिए, आप जितना देखेंगे बादल, बारिश, कोहरा, ओलावृष्टि सब किसमें होता है? इसमें होता है। ठीक है। समताप मंडल दूसरा होता है, इसमें वायुयान चलता है, इसमें किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती है। ठीक है। और तीसरा मंडल आपको याद रखना है कि जो भी उल्का पिंड वगैरह जो आता है वो सब किसी मंडल में जल जाता है। तो ये जल जाता है आपका तीसरा वाला में, यानी कि मध्य मंडल में। ठीक है। और जो रेडियो तरंग वगैरह हम लोग भेजते हैं तो वो जाता है फोर्थ में, आयन मंडल में। और फिफ्थ आपका क्या होता है? इसी के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है इसके बाद। तो हमको लगता है कि आपको याद होगा, या नहीं याद होगा तो आप इसका सीरीज याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसको याद करने का ट्रिक है आपका टी, और टी के बाद एस एम आई ई, टी एस एम आई आई और ई। तो आपको याद करना है तस्मी, टी एस एम आई ई, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। ठीक है ना, थर्मोस्फियर, और फिर आपका यूरेल। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिक कर लीजिए, क्षोभ मंडल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ठंडी धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, गर्म धाराएं हमेशा ध्रुवों की ओर जाती है और तापमान गिराती है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, अल नीनो एक ठंडी जल धारा है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, महासागरीय धाराएं धाराएं हवाओं से प्रभावित
नहीं होती है। तो देखिए आपको याद होगा महासागरीय धाराओं के बारे में। तो चलिए, ठंडी धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर प्रभावित होती है। यह ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही दिया हुआ है। चलिए दूसरे तरफ चलते हैं। गर्म धाराएं हमेशा ध्रुवों की ओर जाती है और तापमान गिराती है। देखिए गर्म धाराएं क्या होता है, ध्रुवों की ओर जाती है और तापमान गिराती है। यह हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा अल नीनो एक ठंडी जलधारा है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी महासागरीय धाराएं हवाओं से प्रभावित नहीं होती, एकदम होती है हवाओं से प्रभावित। तो एक ही ऑप्शन सही है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तरफ प्रभावित होती है। यानी देखिए ये भी सही है कि गर्म धाराएं हमेशा ध्रुवों की ओर जाती है, मतलब ध्रुवों की तरफ। हाँ मतलब ये अगर इक्वेटर है, इसको ऐसे हम बनाते हैं, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये इक्वेटर है। तो देखिए ठंडी, ये तो हमारा क्या है, ये पोल है। तो इधर से क्या होता है, ठंडी धाराएं किधर आती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तरफ इधर आती है, ठीक है, प्रभावित होती है। गर्म धाराएं, देखिए गर्म धाराएं यहां से चलती है, तो गर्म धाराएं हमेशा ध्रुवों की ओर जाती है और तापमान गिराती है। जरूरी नहीं है, ये इसके समानांतर भी चलती है, ठीक है ना, इक्वेटर के समानांतर कुछ इधर भी जाती है, तो हमेशा जाती है, ये कहना क्या है, गलत। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सूर्य और चंद्रमा का प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी हमारा महासागरों में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर डी हमारा हवाओं का तेज चलना। तो चलिए बताइए, ज्वार भाटा यानी कि टाइड कब आता है, या टाइड आने का मुख्य कारण क्या है, टाइड। तो देखिए टाइड का मुख्य कारण है जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ज्वार, और पानी जब नीचे आता है तो इसको कहते हैं भाटा। यानी कि समुद्र के जल स्तर में होने वाला उतार चढ़ाव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्वार भाटा। और देखिए ज्वार भाटा का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा का प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, ज्वार और भाटा आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सभी क्वेश्चन को हम डील नहीं कर पाएंगे, अगर सभी क्वेश्चन को समझा करके डील करने लगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि 50 क्वेश्चन में सर बहुत लंबा वीडियो लाते हैं। इसीलिए देखिएगा कि मेरा वीडियो 40 मिनट, 35 मिनट, 37 मिनट में हम 50 वीडियोज करा देते हैं। लेकिन आज कुछ क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आपको पता चले कि मतलब कैसे एसएसटी को हमको ग्रैब करके जाना है। इसी के आसपास अगर अदर फैक्ट्स भी आ जाते हैं तो आप भी वहां से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हमारा पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हमारा कोयला और पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा भूतापीय ऊर्जा। तो चलिए, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा होगा, ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो देखिए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हमारा क्या होगा, कन्वेंशनल, यानी बहुत पहले से ऊर्जा जो प्रदान कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इसमें पेट्रोलियम और कोयला, यानी इससे हमें पहले से ऊर्जा मिलते आ रहा है, ठीक है।
पारंपरिक स्रोत पूछा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, ऐसे भी तो इसमें और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जिससे हमें पहले से ऊर्जा प्राप्त होते आ रहा है, जो ऊर्जा के बहुत पुराने स्रोत है उनको क्या कहा जाता है, पारंपरिक स्रोत। इसीलिए कोयला और पेट्रोलियम हमारा सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण, रिसोर्स कन्वर्सेशन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, संसाधन का उपयोग बिल्कुल बंद कर देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें भविष्य के लिए बचाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा, संसाधन का अत्यधिक दोहन करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा, केवल नवीकरणीय संसाधन का उपयोग करना। तो देखिए, संसाधन संरक्षण आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे या एससीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे, तो उसमें सीधे लिखा गया है कि संसाधन संरक्षण का मतलब क्या, संसाधन का दोहन नहीं करना है, संसाधन का सुनियोजित रूप से उपयोग करना, यानी सावधानी पूर्वक और प्लानिंग के साथ उपयोग करना है, और उन्हें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए यानी भविष्य के लिए भी क्या करना है, बचाना है। ठीक है, और संसाधन के बगल में के लिए एक फेवरेट स्टेटमेंट है जिम्मरमैन का कथन कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। संसाधन है क्या, दुनिया का वो कोई भी चीज जो हमारे काम आ रहा है क्या है, संसाधन है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, पश्चिमी घाट के ढलानों, पूर्वोत्तर राज्यों के वनों और अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, आपको याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, ये मोस्टली इक्वेटर के आसपास के गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? तो यहाँ ये जो, अगर मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ इक्वेटर के आसपास यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच यहाँ गर्मी ज्यादा रहती है और बारिश भी यहाँ होती है। तो इक्वेटर के बीचों बीच, इक्वेटर के आसपास में जहाँ गर्मी ज्यादा और तापमान ठीक ठाक हो, तो यहीं पे पाए जाते हैं। अब चलिए, अब आपको बताना है, मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, तो भारत में मुख्य रूप से ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो भारत में देखिए, भारत ये है तो ये जानते हैं कि ये हमारा है पश्चिमी घाट और ये हमारा पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट के ढलानों और यहाँ पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, यहाँ मेघालय वगैरह आप देखते हैं ना कि कितना बारिश होता है, तो जहां बारिश ज्यादा हो और तापमान ज्यादा हो, वहीं पे क्या पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो पश्चिमी घाटों के ढलानों, पूर्वोत्तर के राज्यों के वनों और अंडमान निकोबार में क्या होता है, ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल में पीने योग्य जल का प्रतिशत लगभग कितना है? ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, एससीईआरटी से लिया गया है क्लास 10th के। ऑप्शन नंबर ए आपका, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा लगभग 7.3%। ऑप्शन नंबर बी है 2.7%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा लगभग 50%। ऑप्शन नंबर डी हमारा लगभग 70%। तो आपको पता होगा कि पीने योग्य जो पानी है, अलवणीय मीठा, अलवणीय जल यानी कि जिसमें सॉल्ट नहीं हो, मीठा जल हो, तो पीने योग्य पानी हमारे पास लगभग 3% से कम है, यानी 2.7%। अगर अभी नया अपडेट देखा जाए तो इससे भी कम अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, जो कुछ मतलब जमीन के अंदर है, कुछ ग्लेशियर वगैरह पे
मतलब ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, यही पानी क्या है हमारे पीने योग्य है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। मानचित्र अध्ययन में रूढ़ प्रतीक कन्वेंशनल सिंबल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जो केवल हाथ से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय सहमति प्राप्त हुए चिन्ह जिनका उपयोग मानचित्र पर भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल दिशा बताने वाले तीर। ऑप्शन नंबर डी हमारा मानचित्र का पैमाना। तो देखिए केवल ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, तो हमारा दो ऑप्शन पे हमको सोचना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐसे गलत। और मानचित्र का पैमाना यानी कि रूढ़ प्रतीक कन्वेंशनल सिंबल सिर्फ मानचित्र का पैमाना नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। तो कन्वेंशनल पैमाना अंतरराष्ट्रीय सहमति प्राप्त हुए चिन्ह जिनका उपयोग कहां कहां किया जाता है? मानचित्र और भौतिक सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है, उन्हें रूढ़ प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन टीटेट में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। भूस्खलन लैंडस्लाइड को रोकने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा वनोन्मूलन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और अवरोधक दीवारें बनाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा निर्माण कार्य तेजी से करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा चराई को बढ़ावा देना। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रमुख विधि कौन सी है? तो देखिए भूस्खलन को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए और अवरोधक दीवारें बनाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ हमने कुछ पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के क्वेश्चन को हमने लिया है, ताकि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इसके बाद कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आएंगे, और कुछ क्वेश्चन तो हमने एसएसटी पेडागोगी पे कराए हैं आपको, ठीक है। हम यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि लगभग इन क्वेश्चन का वेटेज 40 तक है, तो आप इन क्वेश्चंस को देखे रहेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। अगर आप इस सीरीज को भी कंटिन्यू करते हैं तो आपको कम से कम सीटेट में 100 प्लस मार्क्स रहेंगे। कितने? 100 प्लस, इससे कम आपके मार्क्स नहीं आ सकते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? एक बात आपको याद रखना है, प्रस्तावना से बार बार इस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो प्रस्तावना, पंचायती राज, मूल अधिकार और मूल्य कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इन सेक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि फैक्चुअल याद करना है, आप चाहे तो अनुच्छेद भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना बड़ी अच्छे से। यहां से क्वेश्चन एकदम फिक्स है। एग्जाम के बाद हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो आपको बता देंगे कि हमने इस वीडियो के अंदर ये कहा था, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये ट्रेंड एनालिसिस रहा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राज्य का कोई अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर सी है राज्य धर्म विरोधी होगा। ऑप्शन नंबर डी है देश में केवल एक ही धर्म मान्य होगा। देखिए पहले हमारे देश के लिए क्या किया गया था? तो ये पहले धर्म निरपेक्ष था। तो धर्म में मोटा मोटी कौन कौन आता था? मान लीजिए कि इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई, सिख, बौद्ध। अब इसको पंथ निरपेक्ष कर दिया गया है, यानी धर्म की जो भी टहनियां होंगी, शाखाएं होंगी, ब्रांचेज, उनको पंथ कहा जाता है। तो पंथ निरपेक्ष, आप कबीर पंथी, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में भी बहुत सारे मिलेंगे कबीर पंथी, या अलग अलग, या इस्लाम में भी अलग अलग सूफी सिलसिला से जो निकला है वो अलग अलग पंथ है। तो ये कह रहा है कि हम सिर्फ धर्म निरपेक्ष नहीं, हम पंथ निरपेक्ष हैं। तो इसका मतलब है
पंथ निरपेक्ष का मतलब कि राज्य का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी इसके मतलब ये नहीं कि राज्य धर्म विहीन हो जाएगा, मतलब नहीं, राज्य का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। यानी कि भारत के अंदर जितने सारे धर्म है उनको एक नजर से देखेगा, ठीक है, सबको बराबर का सम्मान देगा, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ। भारतीय संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवल लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सर्वोच्च न्यायालय और संसद। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है, संसद जब भी पूछा जाए तो स से संसद, और स से आपको वो ट्रिक बता दे रहे हैं जो एग्जाम हॉल में काफी काम देगा। तो इस स से आपको याद रखना है सरला। क्या याद रखना है, सरला। सरला, स से संसद और स से सरला। तो देखिए स से संसद है तो सरला याद रखना है। ये शुरू कहां से होगा, 79 से। कहां से शुरू होगा, ये शुरू होगा 79 से, यानी संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 अनुच्छेद में है। यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं संसद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। इस सरला से आप पकड़ सकते हैं संसद कहां शुरू होगा, सरला, यानी ये आपका हो गया क्या, लोकसभा, राज्यसभा और ये संसद, तो ठीक है। तो 79 में संसद, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। तो ये तीनों किससे मिलकर बनता है, तो आप याद रखिएगा खाली सरला, तो संसद का हेड होता है राष्ट्रपति, क्योंकि इसके संबोधन के बाद ही संसद शुरू होता है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी हमारा अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी हमारा अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी हमारा अनुच्छेद 32। तो आपको याद होगा कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया और संसद ने इसमें बहुत सारा कानून बनाया। अगर आप छुआछूत मानते हैं तो फिर आपकी कोई बख्शाइश गुंजाइश होने की संभावना नहीं है। आर्टिकल 14 क्या कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि ये समानता का बात करता है, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। अब अनुच्छेद 21 क्या मानता है, तो ये आपको पता होगा कि दैहिक और प्राण स्वतंत्रता की बात करता है, आर्टिकल 21। अनुच्छेद नंबर 32 आपको याद है कि इसी को क्या कहा था बी आर अम्बेडकर साहब ने, ये क्या है, यानी कि ये मतलब एक तरीका से हमारे संविधान का आत्मा है, हृदय है, ठीक है। और इसमें उपयोग किया गया है 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 43। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? ऑप्शन नंबर ए है हमारा न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधीन काम करती है, न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन काम करती है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स और न्यायपालिका की निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है न्यायाधीशों का चुनाव जनता द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी है न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 43 का राइट आंसर होगा शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, और न्यायपालिका की निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया, ठीक है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित क्या करता है, यही चीजें करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ।
मैं कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किन स्तरों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर बी हमारा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राज्य स्तर, केंद्र स्तर और जिला स्तर। ऑप्शन नंबर डी हमारा वार्ड स्तर, ब्लॉक स्तर और राज्य स्तर। इस टॉपिक से हर बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए बताइए, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किन स्तरों पर आधारित है? तो आपको पता है कि त्रिस्तरीय है, ठीक है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ये होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यानी कि हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ऑप्शन नंबर ए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सोवियत संघ यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आयरलैंड। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है। अमूल कर्तव्य, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मूल आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा देश के सभी वयस्क नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग या संपत्ति के भेद के बिना वोट देने का समान अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल पढ़े लिखे नागरिकों को वोट देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल पुरुषों को मताधिकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करदाताओं को मताधिकार। तो देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि देश के सभी वयस्क नागरिक जाति, धर्म, लिंग या संपत्ति के भेद के बिना वोट देने का समान अधिकार जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए हमारा 18। ऑप्शन नंबर बी हमारा 21। ऑप्शन नंबर सी हमारा 22। ऑप्शन नंबर डी हमारा 25। तो आपको याद होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल भाषाओं की संख्या 14 थी, ठीक है। अभी वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। लोकतंत्र में मीडिया की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है सरकार की हर नीति की बिना शर्त प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा निष्पक्ष रूप से खबरें दिखाना और जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राजनीति से दूर रहना। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल मनोरंजन करना। तो लोकतंत्र में मीडिया की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? तो लोकतंत्र में मीडिया का मुख्य रूप क्या है? मीडिया जो है यह 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ है। जैसे घर में देखिएगा ना, खंबा होता है, तो लोकतंत्र ऊपर बैठा हुआ है, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चौथा खंबा है मीडिया। तो सरकार की हर नीति के बिना शर्त प्रशंसा करना ये एकदम गलत है, ये चाटुकार मीडिया का पहचान है, ठीक है, या बिका हुआ मीडिया का पहचान है। ऑप्शन नंबर बी निष्पक्ष रूप से खबरें दिखाना और जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना, ये ऑप्शन हमारा सही है। मीडिया का काम क्या है? निष्पक्ष, बांस नहीं होना चाहिए मीडिया को। निष्पक्ष रूप से खबरें दिखाना है और जनहित, जो लोगों के हित के लिए हो, उनके महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना है। राजनीति से दूर रहना, मीडिया का है राजनीति से दूर रहेगी, गलत है। ऑप्शन नंबर डी केवल मनोरंजन करना, ये भारत की मीडिया का बात हो रहा, ये भी गलत। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? निष्पक्ष रूप से खबरें दिखाना और जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना लोकतंत्र में मीडिया की
मुख्य भूमिका यही होती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। हास्याकरण मार्जिनाइजेशन शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा समाज के मुख्य धाराओं के समूह से किसी वर्ग या समुदाय का अलग थलग या कमजोर स्थिति में रहना। ऑप्शन नंबर बी हमारा समाज में सबसे शक्तिशाली पद पर होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आर्थिक रूप से अत्यधिक स्वतंत्र संपन्न होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा शहरी क्षेत्रों में निवास करना। तो हास्याकरण यानी कि मार्जिनलाइजेशन शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका मुख्य अर्थ होता है कि समाज के मुख्य धारा के समूहों से किसी वर्ग या समुदाय का अलग थलग या कमजोर स्थिति में रहना, इसी को कहा जाता है हास्याकरण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने आज के इस सेशन के लास्ट प्रश्न के तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। जनहित याचिका PIL की अवधारणा भारतीय न्याय प्रणाली में किस दशक में शुरू हुई थी? चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है? आप लोगों को 20 सेकंड का समय देते हैं। अगर नहीं बताइएगा आप लोग 20 सेकंड में तो हम बताएंगे, ठीक है? यहां से भी क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा गया, इस टाइप का प्रश्न आपके सीटेट में क्या किया गया है? पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा कि PIL की अवधारणा भारतीय न्याय प्रणाली में कब लाई गई? तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि PIL का मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है? और ये कॉन्सेप्ट कब लाया गया? तो इसका ओरिजिन हुआ 1970 से 1980 के बीच में, ठीक है? और इसको शुरू करने वाले कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस थे BR कृष्णा अय्यर एंड PN भगवती। तो मुख्य रूप से इनका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। किनका? तो भगवती साहब का। किनका? भगवती साहब का। इनका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है, लेकिन आपको याद रहना है कि दो लोग थे। तो ये कौन थे? BR कृष्णा अय्यर एंड PN भगवती, ठीक है ना? तो तीन तरीका से भारतीय संविधान के बेस पे इसको शुरू किया जा सकता है। आर्टिकल 32, दूसरा आर्टिकल 226 और तीसरा आर्टिकल 39A। डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन का सेशन खत्म हुआ। वीडियो काफी लंबा हो गया क्योंकि हमने इसमें हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो आप इसे जरूर देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे, अगर आप नए व्यूअर्स हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो आप जाकर के हमारे प्रीवियस वीडियोज को देखें। सीटेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।